सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये सीबीएसई का सिंपल पर पेपर है सामाजिक विज्ञान का, यानी एसएसटी का, जिसका कोड है 087, कक्षा 10, सत्र 2023-24। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमारा पेपर तो 7 मार्च को है। किस डेट को है एसएसटी का पेपर? 7 मार्च को है। तो अभी से एसएसटी का सिंपल पेपर क्यों? तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जानते हैं अभी आपका बीच में 2 मार्च को साइंस का पेपर है, 4 मार्च को कुछ बालिकाओं के गृह विज्ञान का पेपर है। लेकिन ये एसएसटी का पेपर आपको इसलिए अभी सॉल्व करा रहे हैं ताकि अगर आपके मन में कोई संदेह है तो आप अभी कमेंट करके बता सकें और उसके लिए भी हम वीडियो आपके लिए बना सकें। क्योंकि हिंदी के पेपर में एक ही दिन का टाइम था, तो हमने हिंदी के सिंपल पेपर का एक ही भाग बना पाए थे, उसमें टाइम नहीं था। इसीलिए आप आधे घंटे का समय निकालकर इस एसएसटी का जो सिंपल पेपर है इसको समझ लें, फिर उसके बाद आप साइंस की तैयारी करते रहें। तो देखो बच्चों, ये आपका एसएसटी का सिंपल पेपर है। पेपर कई पेपर देने के बाद आपको समझ में आ गया है कि जो सीबीएसई के पेपर हो रहे हैं ये 3 सेट में होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो नकल की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। जो भी कुछ करना है सब आपको ही करना है। इसलिए पेपर के पहले ये सिंपल पेपर अवश्य देखें, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा। सीबीएसई इसीलिए जो है सिंपल पेपर जारी करती है ताकि बच्चे को ये पता चल जाए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, उसका उत्तर कैसे लिखना है। इन सब बातों का ज्ञान कराने के लिए सीबीएसई जो है सिंपल पेपर जारी करती है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखो बच्चों, आपके पेपर में प्रश्न पत्र में कुल 6 खंड होंगे, ए बी सी डी ई और एफ। प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न होंगे? 37 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न कंपलसरी यानी अनिवार्य होंगे। खंड ए के अंतर्गत प्रश्न 1 से 20 तक प्रत्येक 1 अंक के एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। अब कुछ बच्चों का पेपर जो सेट 2 और 3 होगा उसमें एमसीक्यू बीच में हो सकते हैं या लास्ट में हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सेट के हिसाब से अलग अलग पेपर होता है। ये आप इंग्लिश का पेपर देख चुके हैं। अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। जो आपका पहला प्रश्न है खंड 1 के अंतर्गत, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, खंड 1 एमसीक्यू 1 × 20, 20 नंबर का एमसीक्यू आता है एसएसटी के पेपर में। तो देखो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए अधिनियम का वर्णन करने वाले सही विकल्प को पहचाने। अब देखो बच्चों, एसएसटी का जो पेपर है ना, आप जानते हैं कि इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र ये सब होते हैं। तो इसमें प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमा के भी आएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया गया कि अधिनियम का वर्णन करने वाले सही विकल्प को चुने। अब पहला क्या है, यह अधिनियम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग द्वारा पारित किया गया था। इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की शक्ति दी। इसने सरकार को राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया। अब इतने सारे अधिकार किस अधिनियम ने दिए वो आपको इस ऑप्शन में से चुनना है। पहला क्या है, रौलट एक्ट। दूसरा क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम और अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम। अब प्यारे बच्चों, आपने हिस्ट्री की पुस्तक में पढ़ा हुआ है ये इतने सारे नियम कानून किस अधिनियम के हैं? रौलक एक्ट के हैं। किस एक्ट के हैं? रौलक एक्ट के हैं। यह एक्ट कब आया था? 1919 ईस्वी में। कब आया था? 1919 ईस्वी में। इसमें क्या प्रावधान था? इसमें बिना किसी के ऊपर मुकदमा चलाए किसी को हिरासत में लिया जा सकता था। अंग्रेज ऐसा क्यों लाए थे? क्योंकि वो किसी को भी पकड़ सके। इसी रौलट एक्ट के विरोध में जलियांवाले बाग में जो है सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी और जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। तो ये घटना भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में ये आया हुआ है, मॉडल पेपर में, फाइनल पेपर में। मान लो जलियांवाला बाग हत्याकांड आ गया कि किस एक्ट के विरोध में वहां पे सभा हो रही थी, तब भी आप सही कर सकें। तो पहला प्रश्न समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर जल संरक्षण के लिए 11वीं शताब्दी की एक कृत्रिम झील है? प्रश्न समझ में आ गया। पहला है दिल्ली, दूसरा है भोपाल, तीसरा है मुंबई, चौथा है कोल्हापुर।
तो आपने पढ़ा हुआ है कि 11वीं शताब्दी में कृत्रिम झील कहां पर बनाई गई थी? तो भोपाल में बनाई गई थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, भोपाल। अब झील के बारे में थोड़ा सा और समझ लो। उस झील का नाम क्या है? भोपाल झील। क्या नाम है? भोपाल झील। इसी झील को एक और नाम से भी कहते हैं ऊपरी झील। क्या कहते हैं? ऊपरी झील। अब आप कहेंगे सर जी आप ये सब क्यों बता रहे हैं? ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला इसका नाम क्या है? भोजताल। क्या नाम है? भोजताल। अब इसको भोजताल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको जो है राजा भोज ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा भोज ने। और उनका समय कितना है? 1005 से 1055 ईस्वी उनका समय माना जाता है। किसका? राजा भोज का, जिन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। तो ये इतनी सारी जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में रखनी है। तीसरा प्रश्न क्या है? नीचे दिया गया डेटा पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। एसएसटी का पेपर है तो क्वेश्चन भी थोड़ा से लेंदी यानी बड़े टाइप के होंगे। तो देखो ये उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि का डाटा है। ये यहाँ पर दिया गया होगा। इसमें देखो उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में साक्षरता दर किसकी प्रतिशत सबसे कम है? पुरुष की, बच्चे की, पुरुष महिला की, महिला की। अब यहां पर देखो बच्चों ये डाटा आपको देखना है। ग्रामीण जनसंख्या साक्षरता दर पुरुष की 76%, महिला की 54%। 10 से 14 वर्ष ग्रामीण बच्चों की साक्षरता दर 90%, 87%। तो आप इस डाटा को देखने से ही समझ पाएंगे कि सबसे कम कौन सा है? 54%। किसकी है? महिला की है। तो बस ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, महिला। तो आप भी फाइनल पेपर में यानी बोर्ड के पेपर में, मेन पेपर में इस तरह के डाटा आएगा ना तो उसको अच्छे से एनालिसिस करके यानी विश्लेषण करके ही उत्तर को सही करेंगे। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संभावित उपायों का प्रतिनिधित्व करता है जो बाघों की आबादी और जैव विविधता पर उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए उठाए जा सकते हैं? अब यानी जैसे हिंदी में आपने देखा था, इंग्लिश में भी आपने देखा था, वैसे इसमें भी ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें से एक से अधिक उत्तर सही होंगे। अब इसमें भी देखो ना लिखा हुआ है कथन 1 और 2 सही है, कथन 2, 3, 4 सही है, कथन 2 सही है। इस तरह के प्रश्न में आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि इस टाइप के प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही होंगे। तो प्रश्न क्या है कि ऐसे उपाय का चयन करना है जो बाघों की आबादी और जैव विविधता पर उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए उठाए जा सकते हैं। तो पहला क्या है? शिकार पर प्रतिबंध लगाना, उनके आवासों को कानूनी संरक्षण देना, वन्य जीवों के लिए व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। तो ये तो सही है, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा क्या है? वन क्षेत्र में जनता के जाने पर रोक, तो ये भी सही हो गया। तीसरा क्या है? वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, ये भी कुछ कुछ सही लग रहा है। चौथा क्या है? वनों को आरक्षित और संरक्षित वनों में परिवर्तित करना। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसमें देखो कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें देखो चारों विकल्प सही लग रहे हैं लेकिन चारों विकल्प किसी में नहीं है क्योंकि उपर्युक्त सभी तो किसी में नहीं है। तो ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है? तो ज़्यादा सही इसमें लग रहा है ये डी वाला, यानी पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, यानी पहला 100% सही है, तीसरा भी 100% सही है, चौथा भी सही है। तो ये इसमें ये डी वाला विकल्प सही होगा। तो इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप देखेंगे कौन सा विकल्प ज़्यादा सही हो सकता है, उसको सही करेंगे। अगला प्रश्न है, जब यूरोप के कई देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ का गठन किया को इसके मुख्यालय के रूप में चुना गया। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जब यूरोपीय संघ का गठन हुआ था तो उसका मुख्यालय क्या बनाया गया था? वर्सेल्स, पेरिस, लंदन, ज्यूरिख। तो क्या बनाया गया था बताइए? तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो यूरोपीय संघ अस्तित्व में कब आया था? 1993 में अस्तित्व में आया था। कब आया था? 1993 में। और ये कब आया था?
मास्ट्रिच संधि पर, एक संधि है मास्ट्रिच संधि, उस संधि पर हस्ताक्षर के बाद जो है यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया था और इसके मुख्यालय के रूप में वर्सेल्स को बनाया गया था। क्या बनाया गया था? वर्सेल्स। वर्सेल्स क्या है? ये बेल्जियम की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है, जिसको यूरोपीय संघ के मुख्यालय के रूप में बनाया गया था 1993 में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुसंख्यकवाद और सत्ता की साझेदारी के बीच सटीक अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? अब प्रश्न को पहले आप समझेंगे कि कथन, प्रश्न कहना क्या चाहता है। तो यहां पर देखो, कथन है बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या है कि किसी समाज में जो जिस जाति के लोग, जिस धर्म के लोग बहुसंख्यक हों, उसको ही प्रभुत्व मिले, ये कहता है बहुसंख्यकवाद। और सत्ता की साझेदारी, ये क्या कहता है कि सत्ता में सबकी भागीदारी हो, ऐसा ना हो कि जिसका बाहुल्य हो उसी को सत्ता मिले, ऐसा ना हो। तो इन दोनों के बीच में सटीक अंतर किस कथन में है, वह कथन आपको इनमें से चुनना है कि वो कौन सा है। तो देखिए, पहला क्या है? बहुसंख्यकवाद बहुसंख्यक समुदाय के प्रभुत्व पर जोर देता है, जबकि सत्ता का बंटवारा विभिन्न समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे पर जोर देता है। अब ये कुछ हद तक सही लग रहा है। अगला देखते हैं, बहुसंख्यकवाद सर्वसम्मति निर्माण की आवश्यकता पर जोर देता है, जबकि सत्ता की साझेदारी अल्पसंख्यक समूहों के बहिष्कार। अब देखो, बहिष्कार आ गया ना, ये तो गलत है, पहले से ही गलत हो गया। तो कभी कभी उत्तर में आप इस ट्रिक का भी प्रयोग करेंगे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तब जो बचेगा वही सही होगा। तो दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यक हितों को समायोजित करने के महत्व पर जोर देता है। तो बहुसंख्यकवाद जो है अल्पसंख्यक हितों की बात नहीं करता है, ये तीसरा भी गलत हो गया। चौथा क्या है? बहुसंख्यकवाद संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर देता है, जबकि सत्ता की साझेदारी बहुमत की इच्छा को थोपने के लिए बल प्रयोग। अब देखो, बल प्रयोग आ गया ना, तो ये भी गलत हो गया। तब कौन सा सही है? ए वाला सही होगा, आपका पहला विकल्प। क्या है ये? कि बहुसंख्यकवाद जो है बहुसंख्यक समुदाय के प्रभुत्व पर जोर देता है। अभी हमने आपको बताया कि बहुसंख्यकवाद क्या है, कि जिसका बाहुल्य हो, यानी जिस जाति धर्म के लोग ज्यादा हो उनका ही प्रभुत्व हो, यह कहता है बहुसंख्यकवाद। जबकि सत्ता का बंटवारा, यह क्या कहता है? यह कहता है कि विभिन्न समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे पर जोर देता है, सत्ता का बंटवारा। तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, यानी इस टाइप प्रश्न में, मतलब इस पेपर में भी कथन और कारण, आप देखिए कि हर प्रश्न में संस्कृत को छोड़ करके हिंदी में भी इस टाइप के प्रश्न आए, इंग्लिश में भी आए और साइंस में भी आएंगे, एसएसटी में भी आएंगे। तो देखो क्या कहा जा रहा है, लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित है, प्रतिनिधियों को चुनने में सभी व्यक्तियों का समान अधिकार है। अब इसमें क्या सही है? इसमें देख रहे हैं ना, 4 टाइप के विकल्प होंगे। पहला टाइप क्या कहता है? ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा क्या है? ए आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों गलत हैं, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो अब इसमें 7वां प्रश्न है ना ये, तो 7वें प्रश्न में आपका ए वाला विकल्प सही है कि ए आर दोनों सत्य है, और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित होता है। इसमें प्रतिनिधियों को चुनने में सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होता है, क्योंकि लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे वोटिंग होती है और हम जिस प्रतिनिधि को चाहे उसको चुन सकते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। राहुल के पास कपास की एक बोरी है लेकिन उसे गेहूं की जरूरत है, और अनुष के पास गेहूं की एक बोरी है और उसे कपास की जरूरत है। इस स्थिति में दोनों अपने माल का आदान प्रदान कर सकेंगे। आवश्यकताओं के ऐसे संयोग के अभाव में, ध्यान से पढ़िएगा, यानी आवश्यकताओं का जब ऐसा संयोग ना होगा कि दोनों के एक दूसरे के माल की जरूरत होगी, तो वे अपने माल का आदान प्रदान नहीं कर सकते।
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प होगा जो वस्तुओं के पारस्परिक आदान प्रदान का वर्णन करता है और वस्तुओं के आदान प्रदान को समाप्त करता है। तो देखो बच्चों, वस्तुओं का आदान प्रदान कब समाप्त होगा? जब पैसा आएगा। तो देखो पैसा किस में है? डी वाले में है। तो चाहत का दोहरा संयोग और पैसा। क्योंकि अब आप अपने जीवन में देख रहे हैं ना कि हमें जिस भी वस्तु की जरूरत होती है उस वस्तु को हम पैसा देके खरीद लेते हैं, दुकानदार पैसा देकर उस वस्तु को बेच देता है और वो अपने आवश्यकता की दूसरी वस्तु को पैसा से खरीद लेता है। कल्पना करिए जब पैसे का आविष्कार नहीं हुआ होगा तो उस समय लोग कैसे करते होंगे? वस्तुओं का आदान प्रदान करके। अभी भी आप देखते हैं गाँव में कि लोग गेहूं धान बेच करके अपना आवश्यकता का सामान लेते हैं। तो वो क्या है? सामान की अदला बदली है। लेकिन जब पैसा आ जाएगा तो वहाँ चाहे ऐसा संयोग हो यानी दोनों पार्टियों को एक दूसरे के वस्तुओं की जरूरत हो या ना हो, तब भी वो वस्तुओं को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। किसके द्वारा? पैसे के द्वारा। अब आता है प्रश्न नंबर 9। क्या है इसमें? देखिए, आप एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। तो बच्चों, प्रश्न पढ़ने में जल्दी मत करना क्योंकि 15 मिनट आपको प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े प्रश्न हैं। आप ऐसे देश के नागरिक हैं जहां सरकार लोकतांत्रिक स्वरूप वाली है। अब लोकतांत्रिक स्वरूप से आपको पता चल गया जैसे भारत देश की राजनीति या भारत देश की सरकार। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके देश में सत्ता साझाकरण की प्रणाली प्रभावी हो और सरकार की किसी भी एक शाखा के पास पूर्ण शक्ति ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय इस लक्ष्य को सर्वोत्तम रूप से पूरा करेगा? पहला क्या है? सारी शक्ति विधायिका के हाथों में केंद्रित हो। अब सारी शक्ति जब विधायिका के हाथ में केंद्रित हो जाएगी तो वो निरंकुश हो जाएगी, इसलिए गलत हो गया। सत्ता को केंद्र सरकार और राज्य सरकार और प्रांतों के बीच विभाजित किया गया है। प्रत्येक स्तर का अपना प्रभाव क्षेत्र है। अगला क्या है? विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं के बीच शक्ति को अलग अलग किया गया है। प्रत्येक शाखा की अपनी जिम्मेदारियां और शक्तियां हैं। सत्ता को सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच साझा किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय सरकारें। प्रत्येक स्तर पर कुछ हद तक स्वायत्तता होती है। अब इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? ये कौन सा प्रश्न है? ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। तो प्यारे बच्चों, इसमें सही होगा सी वाला विकल्प। क्यों? क्योंकि देखो, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक। आप जानते हैं भारत देश एक लोकतंत्र देश है। यहाँ भी विधायिका है, कार्यकारी यानी मंत्रि परिषद है और क्या है? न्यायालय है। तो तीनों का अलग अलग शक्तियों का विभाजन है और प्रत्येक शाखा की अपनी जिम्मेदारी है। तो ये सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 आता है। इसमें देखो क्या दिया गया है? नीचे दिए गए विकल्पों में से पेंटिंग को पहचानो। पेंटिंग मतलब चित्र को, यानी इसमें इस प्रश्न में एक चित्र दिया गया होगा, उस चित्र का आपसे नाम पूछेगा। ये चित्र ध्यान से देखिए, ये कौन सा चित्र है? विकल्प क्या है? फ्रैंकफर्ट संसद, राइहस्टाग, ड्यूमा, संसद भवन। अब चित्र देखने से, अगर आपने पढ़ी है पुस्तक, इसलिए हम आपसे अभी भी कहते हैं कि आप पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ लें, उसके चित्रों को भी थोड़ा सा याद कर लें कि कौन सा चित्र कैसा है। तो प्यारे बच्चों, ये चित्र कौन सा है? ये है फ्रैंकफर्ट संसद। कि कौन सा चित्र है? फ्रैंकफर्ट संसद। अब ये चित्र किस पुस्तक का है उसका हम आपको प्रमाण भी बताते हैं। तो जो आपकी पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व, कौन सी पुस्तक है? भारत और समकालीन विश्व। उस पुस्तक में जो एक पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ध्यान से देखिएगा, आप किताब में खोल के जाके देखिएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक एक पाठ है ना, किस पुस्तक में? जो पुस्तक है आपका भारत और समकालीन विश्व, इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर के अंतर्गत चित्र नंबर 10 है। कि कौन सा चित्र है? चित्र नंबर 10 है ये जो चित्र आया हुआ है। अब आप किताब में देख लेंगे। अब इस चित्र में क्या बताया गया है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। ये चित्र इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें दिखाया गया है, ये सेंट पाल की चर्च है। कहाँ की चर्च है? सेंट पाल की चर्च है। और इसमें जो है फ्रैंकफर्ट की संसद का चित्र है
और इसमें यह भी दिखाया गया है कि जो ऊपर महिलाएं बैठी हैं इनको मताधिकार का मत देने का अधिकार नहीं है। ये केवल यहाँ पे दर्शक के रूप में बैठी है। यानी प्राचीन काल में उस समय जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, वो केवल ऊपर बैठ करके दर्शक के रूप में बैठी है, उनको अधिकार नहीं था। यहाँ पे नीचे जो पुरुष बैठे हुए हैं ये मत का प्रयोग कर रहे हैं। ये कौन सी संसद है? फ्रैंकफर्ट संसद का चित्र है। तो चित्र भी महत्वपूर्ण होते हैं। आप अपनी पुस्तक के चित्र को भी हो सके तो थोड़ा बहुत याद कर लें। अब देखो इसके अथवा के रूप में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है। सर जी यहाँ पर देखो ना, ध्यान दें लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित उम्मीदवार के लिए है। तो ये प्रश्न आपके लिए नहीं है। जो सही बच्चे हैं, जो बच्चे दृष्टिबाधित है, जिनको दिखाई नहीं देता है, तो वो चित्र देख नहीं पाएंगे, तो वो उत्तर कैसे लिखेंगे? उसके लिए उनके लिए एक अलग प्रश्न दिया हुआ है। ओक के पत्तों का मुकुट निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? ये वीरता का प्रतीक है। आपका विकल्प से हो जाएगा डी। ये उनके लिए है जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 आता है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त कथनों की पहचान करके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विदेशी व्यापार खोलने के प्रभाव का मूल्यांकन करें। प्रश्न क्या कह रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विदेशी व्यापार खोलने का प्रभाव। वस्तुओं में बाजार में वस्तुओं की पसंद बढ़ जाती है। दो देशों के निर्माता अपने स्थानों के बीच की दूरी के बावजूद एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसी प्रकार विदेशी व्यापार के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों को बाजार को जोड़ा जाता है या बाजारों का एकीकरण किया जाता है। उत्पाद की गुणवत्ता हमेशा अच्छी होती है। अब इसमें एक से अधिक उत्तर सही होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ना विकल्प में इस तरह का ऑप्शन है। कथन 1 और 2 उपयुक्त है, कथन 1, 2, 3 उपयुक्त है, सभी कथन उचित है, केवल 4 उपयुक्त है। तो प्रश्न नंबर कौन सा है? ये प्रश्न नंबर आपका है 11। और इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें जो है ये बी वाला विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? बी। इसमें गलत कौन सा है? ये चौथा वाला गलत है, बाकी ये 3 सही है। अब ये गलत क्यों है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो बच्चों, जब चीन का माल हमारे इंडिया में आया तो क्या हुआ? बाजारों में उस वस्तु की पसंद बढ़ गई। यानी जो इस मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल आया ना तो सबके हाथ में मोबाइल हो गया। यानी दोनों देशों को निर्माता के बीच में दूरी है, लेकिन वो एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यानी जो चीन वाला प्रोडक्ट है हमारे देश के प्रोडक्ट में स्पर्धा हो रही है। इस प्रकार क्या हो गया? बाजार का एकीकरण हो गया। लेकिन जो चौथा विकल्प है ये गलत क्यों है ये भी समझ लीजिए। उत्पाद की गुणवत्ता हमेशा अच्छी होती है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब जो दो देश के जो माल हैं यानी जो उनका उत्पाद है वो प्रतिस्पर्धा करता है ना, तो गुणवत्ता रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए चौथा गलत है और आपका विकल्प से हो जाएगा कौन सा? ये बी वाला। कथन 1, 2, 3 उपयुक्त है, लेकिन चौथा जो है अनुपयुक्त है, इसलिए आपका विकल्प से होगा बी। प्रश्न आता है 12। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कथन को पूरा करने के लिए सुधार विकल्प चुने। यदि कोई सरकार अपने नागरिकों को निर्णय की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन प्रदान करती है तो वह है, यानी सरकार कैसी सरकार है ये बताना है। एक जवाबदेह सरकार, एक जिम्मेदार सरकार, एक पारदर्शी सरकार, एक स्थिर सरकार। अब इस टाइप का जब प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों तो आप प्रश्न को पढ़ेंगे क्या कर रहा है। सरकार है अपने नागरिकों को निर्णय की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार दे रही है, यानी जो निर्णय कर रही है उसकी आप जांच कर सकते हैं, और उसका साधन भी प्रदान करती है। तो कैसी सरकार होगी? ये सरकार कहलाएगी एक जवाबदेह सरकार। क्या कहलाएगी? जवाबदेह सरकार। आपका ऑप्शन सही होगा ए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। असहयोग आंदोलन को आकार देने वाली घटनाओं के आधार पर निम्नलिखित कथनों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी इस टाइप का भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा। ये कैसा टाइप है कि इसमें जो इतिहास की घटनाएं हैं उससे संबंधित आपको 3 या 4 वाक्य देंगे, उनको क्रम से करना होगा। क्या करना होगा? सीक्वेंस में, यानी कौन सी घटना पहले घटित हुई। अब इसमें देखो पहली घटना क्या है? जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के बंद मैदान में एकत्रित भारी भीड़ पर गोली चलवाई। कब चलवाई थी? 1919 में। कब चलवाई थी? 1919 में।
ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई जबरन भर्ती और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को हुई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो युद्ध कब हुआ था? 1914 में प्रारंभ हो गया था प्रथम विश्व युद्ध। तुर्की के ऑटोमन सम्राट की हार के कारण खिलाफत आंदोलन का गठन हुआ। गांधी जी ने रौलक एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाया। अब इसमें कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई, ये प्रश्न नंबर 13 है। तो इसका जो सीक्वेंस है ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 पे आएगा ये 2 नंबर वाला। क्या आएगा? 2 नंबर वाला, क्योंकि ये घटना कब हुई थी? 1914 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उस दौरान लोगों को बहुत आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो ये हो जाएगा नंबर 1 पर। तो देखो 2 वाला कौन सा? ये देखो 2 वाला इसी में है ना। उसके बाद नंबर 2 पे कौन सा आएगा? नंबर 2 पे आपका आएगा प्रश्न नंबर 13 है ये। नंबर 2 पे पहला वाला कहेगा कि जनरल डायर ने क्या किया? जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई, 1919 में करवाया था। दूसरे नंबर पे हो गया। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा जो चौथा वाला वाक्य है कि जब गोलियां चलवाई गई, जलियांवाला बाग नरसंहार हो गया, तो गांधी जी ने रौलक एक्ट के विरुद्ध क्या क्या चलाया? सत्याग्रह चलाया। और अब एक ही बचा हुआ है, तो चौथे नंबर पे ये वाला हो जाएगा जो थर्ड वाला वाक्य है। तो आपका विकल्प सही होगा बी। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपके पेपर में आने वाले हैं, तो अभी से इसकी तैयारी कर लें। अगला है प्रश्न नंबर 14। यदि ट्रांसपोर्टरों द्वारा, ट्रांसपोर्टर जानते हो ना, जो माल को इधर उधर से पहुंचाते हैं, द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, और लारी, लारी क्या होती है? जिसपे माल लाद के जाता है, ऐसी गाड़ियां ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में सब्जियां, दूध आदि परिवहन करने से इनकार कर दें। यानी जो ट्रांसपोर्टर है वो अपनी लारी से सब्जी दूध गांव से लाने से इनकार कर देते हैं, तो शहरी क्षेत्रों में भोजन दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि भोजन गांव से ही आता है। जबकि किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ होंगे, और किसान भी अपना माल नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि उनका माल बाहर जा नहीं पाएगा। तो ऊपर बताई गई इस स्थिति के कारण निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा? तो इसमें कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा? तो इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें जो है तीनों क्षेत्र प्रभावित होंगे, यानी तृतीयक, प्राथमिक और माध्यमिक। आपका विकल्प सही होगा सी वाला, कि ऐसी स्थिति में जब ट्रांसपोर्ट के द्वारा माल का इधर उधर नहीं पहुंचाया जाएगा, तो तीनों क्षेत्र प्रभावित होंगे, तृतीयक, प्राथमिक और माध्यमिक। ये आपने पाठ में पढ़ा है। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 15। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। 19वीं शताब्दी के अंत में पश्चिम मुद्रण तकनीकी और यांत्रिक प्रेस का आयात किया गया, क्योंकि पश्चिमी शक्तियों ने चीन में अपनी चौकियां स्थापित की। अब ये तो हो गया कथन। इसका कथन 2 क्या है? बीजिंग पश्चिमी शैली के स्कूलों को बढ़ावा देने वाली नई प्रिंटिंग संस्कृति का केंद्र बन गया। अब आपने पाठ पढ़ा हुआ है, तो पाठ पढ़ने से ही आपको पता चल गया कि किसमें कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 जो है गलत है। तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। तो आपका ये कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये ए वाला विकल्प सही हो जाएगा कि कथन 1 सही है, लेकिन सेकंड जो है गलत है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 16 आता है। एम ने अपने मित्र को उस प्रकार की मिट्टी के बारे में संकेत दिया जो कपास उगाने के लिए उपयुक्त है। आदर्श प्रकार की मिट्टी की पहचान करने में एम द्वारा प्रदान किया गया निम्नलिखित में से कौन सा सुराग सबसे अधिक उपयोगी है? यानी ध्यान दो बच्चों, ये कपास की मिट्टी के बारे में प्रश्न है। बस केवल प्रश्न को घुमा दिया जाएगा कि आप उसी में घूमते रहें, लेकिन आपको घूमना नहीं है, आपको दिमाग लगा करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखो क्या क्या पहला है? सुराग। सुराग मतलब क्या है कि कैसे हम उसकी जानकारी प्राप्त करें। यह नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। हाइड्रेटेड होने का पर यह पीला हो जाता है। यह कंकुर और भांगुर पिंडों से भरपूर है। यह अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 16 है, इसका जो उत्तर सही होगा ना, वो उत्तर 1 सही होगा। कौन सा सही होगा? ए वाला उत्तर सही होगा। केवल सुराग ए सही है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी मिट्टी के बारे में बात हो रही है? यहाँ पे मिट्टी के बारे में हो रही है कपास। तो कपास किस मिट्टी में उगाया जाता है? जिसमें नमी की अत्यधिक क्षमता होती है, यानी जिसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। तो उस मिट्टी में कपास उगाया जाता है। तो इसमें ये ऑप्शन ए वाला सही होगा, सुराग फर्स्ट। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प का चुनाव करें।
का उद्भव सीधे तौर पर राजनीतिक दलों के उदय से जुड़ा है। यानी किसका उद्भव जो है राजनीतिक दलों के उदय से जुड़ा हुआ है? मौद्रिक लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र। तो देखो बच्चों, किसकी बात हो रही है? राजनीतिक दलों का उदय। तो राजनीतिक दलों का उदय कब होगा? जब प्रतिनिधि लोकतंत्र होगा। क्या होगा? प्रतिनिधि लोकतंत्र होगा। तभी तो उसमें अलग अलग प्रतिनिधि आएंगे, तो नए नए राजनीतिक दल बनेंगे। जैसे आप अपने देश में देख रहे हैं ना कि बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे नेता हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 18। विभिन्न देशों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अब एकीकरण यानी विभिन्न देश को मिला के एक देश बनाया जाए, यानी विश्व बंधुत्व वाली भावना, तो उसको कहेंगे भूमंडलीकरण। क्या कहेंगे? भूमंडलीकरण। आपका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है 19वां प्रश्न। सरकार गठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए सरकार का बनाना संभव है, सरकार का गठन विशेष रूप से राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है, सरकार का गठन केवल निर्वाचित राजनीतिक दलों तक ही सीमित है, सरकार केवल उन राजनीतिक दलों द्वारा बनाई जा सकती है जो निर्वाचित हैं और जिनके पास बहुमत है। अब इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसमें जो है केवल चौथा सही है, यानी ये वाला। सरकार केवल उन राजनीतिक दलों द्वारा बनाई जाती है जो निर्वाचित होते हैं और जिनके पास बहुमत होता है। आप देखते हैं ना कि अपने देश में भी चुनाव होता है ना, तो जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है वही सरकार बनाता है। ये तो आप टीवी में भी देखते रहते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 20 आता है। दो कथन अभिकथन ए और करण आर के रूप में चिन्हित है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चुनें। भारत एक बहुदलीय प्रणाली वाला देश है। बहुदलीय प्रणाली अक्सर बहुत गड़बड़ दिखाई देती है और राजनीतिक आस्था की ओर ले जाती है। अब इसमें कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। कथन ए और दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसमें जो है ये बी वाला ऑप्शन सही होगा कि ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ये जो है ना आर जो है इसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि भारत एक बहुदलीय प्रणाली वाला देश तो है, ये तो सत्य बात है, लेकिन बहुदलीय प्रणाली अक्सर बहुत गड़बड़ दिखाई देती है। तो गड़बड़ दिखाई देती है लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं है, इसलिए बी वाला विकल्प सही होगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा टाइम कितना होगा वीडियो का? 32 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अब इसके आगे के प्रश्न कैसे हैं ये देखो, ये प्रश्न खंड भी चालू हो गया, यानी अध लघुत्तरीय प्रश्न आ गए। इसमें क्या है? इसमें जो है बेल्जियम का चित्र दिखाया गया है और इसमें आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे उपरोक्त प्रश्न के स्थान पे प्रश्न क्या है ऊपर देखिए। मानचित्र का गहन अध्ययन करें और उन भाषाओं का उल्लेख करें जो बेल्जियम में प्रमुख रूप से मौजूद हैं। ये बेल्जियम का मानचित्र है और इसमें देखो कलर के द्वारा आपको लैंग्वेज बताई गई है। ये कौन सी है? ब्रुसेल्स, कैपिटल ऑफ रीजन, ये उसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। और वालून, ये जो रेड कलर है ना ये वालून है। यहाँ पे क्या बोली जाती है? फ्रेंच। क्या बोली जाती है? फ्रेंच। अब फ्रेंच का क्षेत्र आप देख रहे हैं ना काफ़ी बड़ा है। उसके बाद ये फ्लेमिश, यहाँ पे क्या बोली जाती है? डक। डक वाला कौन सा? येलो कलर, तो येलो भी ज़्यादा है। तो दो भाषाएं ज़्यादा बोली जा रही हैं, कौन कौन सी? डक, डच और फ्रेंच। आपका उत्तर लिखेंगे तो 2 नंबर का है, तो आप कैसे लिखेंगे कि बेल्जियम में 2 भाषाएं प्रमुख रूप से बोली जाती हैं, डच और फ्रेंच। ये मॉडल पेपर है, इसकी पीडीएफ और इसकी आंसर की दोनों हम आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका उपलब्ध करा देंगे। आप पूरा पेपर डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ में और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके अगली वीडियो में हम क्या लाएंगे, क्योंकि जो आपका पेपर है ना इसके अंतिम प्रश्न में क्या आएगा? मानचित्र आएगा। कितने नंबर का मानचित्र आएगा? 5 नंबर का मानचित्र आएगा। तो मानचित्र की हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें जितना आपके सिलेबस में है सारे मानचित्र को हम आपको दर्शाएंगे। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।